जय हिंद प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और पंच की सीरीज में आज हम पहुंच गए 24 लेक्चर्स पर। 2018 का पेपर हम अप्रैल का डिस्कस कर रहे हैं। और आप सब बच्चे थोड़ा सा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचा और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये इंपॉर्टेंट चीज है जो एनडीए में बिल्कुल आने वाली है। ठीक है, और ये कहने के इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना है हमें। ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, याद रखना है बच्चों। क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो 5 के पंच की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला लेक्चर हमारे बीच में रहेगा। देखो, ये पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों का क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, ये पॉलिटी दोनों हिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या पूछा आपसे पूछा गया कि संविधान सभा के किस सदस्य ने यहां समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे रंग का एक चक्र हो। अब देखो, ये क्वेश्चंस जो पूछने का तरीका कि भाई जो हमारे तीनों रंग थे उस दिन, देखो मैं तारीख बता देता हूं जिस दिन ये रखा गया था संविधान सभा में। जी हाँ, उस दिन तारीख थी 22 जुलाई 1947। याद रखिए, ये वो तारीख थी जिस दिन ये तिरंगा संविधान सभा में पेश किया गया और ये बात रखी गई कि ऊपर केसरिया रंग होगा, सैफरन होगा, उसके बाद बीच में सफेद होगा और नीचे गहरा हरा रंग होगा। ये तीनों हमारा प्रतीक होता है। आपको पता है केसरिया है जो हमारे शौर्य का प्रतीक होता है, हमारे पराक्रम का प्रतीक है, हमारे त्याग का प्रतीक है। सफेद शांति का प्रतीक होता है और ग्रीन समृद्धि का प्रतीक होता है। हरा समृद्धि का, वैभव का प्रतीक माना जाता है। और बीच में जो अशोक चक्र लगा है, पहले गांधी जी का जो चरखा होता था लेकिन उसमें अशोक चक्र रखा गया। अशोक चक्र हमें यह बताता है कि जीवन में निरंतर, उसमें 24 तीलियां हैं। यह बताता है कि हमें निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में किसने रखा, और इसका डिजाइन में बता दूं, पिंगली वेंकैया ने इसको तैयार किया था, इसका डिजाइन। और संविधान सभा में इसको रखा था पंडित नेहरू ने। जी हां, पंडित नेहरू ने संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को ये प्रेजेंट किया गया था। इसका रेशो भी आपको पता है 3:2 होता है, लेंथ और विड्थ के हिसाब से होता है। फिर इस पर फ्लैग कोड कमीशन बना हुआ है। तो तिरंगा ये हमारी आजादी है, ये हमारे आर्टिकल 19 में स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी भी। तिरंगा फहराने से आपको कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री से क्वेश्चन है, वो भी एंशिएंट से आपसे क्वेश्चन पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हिस्टोरिकल बायोग्राफीज, याद रखना है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक बायोग्राफी, बायोग्राफी यानी आत्मकथा या जीवनी कह सकते हैं, नहीं है। आपसे नहीं है पूछा है। क्या पूछा है, नहीं है। देखो, पहला है दीपवंश। अब दीपवंश क्या है? दीपवंश एक ऐसी बुक है जो श्रीलंकन क्रॉनिकल है। जी हाँ, श्रीलंका क्रॉनिकल्स आती है, श्रीलंका में लिखी गई, लेकिन इसमें पूरा बौद्ध हिस्ट्री बताया गया है। बौद्ध हिस्ट्री, अशोक के बारे में बहुत बताया गया, अशोक ने कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार किया। हर्ष चरित्र, हर्षवर्धन के बारे में। जी हां, हर्षवर्धन उनके दरबारी कवि बाण भट्ट महोदय ने लिखा था इसको। किसने लिखा था? बाण भट्ट ने। उन्होंने 2 बुक लिखी थी, एक कादंबरी लिखी, एक हर्ष चरित्र लिखा। हर्ष चरित्र वाज बायोग्राफी और हर्षवर्धन तो ये तो है। विक्रमदेव चरित्र, राजा विक्रम के बारे में लिखा गया, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये बुक लिखी गई। सो एक बात बायोग्राफी है। पृथ्वीराज विजय बिल्कुल लिखा। जैनक ने इसको लिखा, पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो, दोनों पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ये भी बायोग्राफी। तो तीनों बायोग्राफी, 2, 3, 4 तीनों बायोग्राफी। लेकिन आपसे क्या पूछा है? नॉट। इनमें से कौन सी नहीं है, तो आपको सिर्फ लगाना ओनली 1। क्या आंसर लगाना है? ओनली 1। कई बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, वो ऐसे नोट को पढ़ते ही नहीं और डायरेक्ट वो पूछ लेते, वो समझ जाते कि अच्छा इसमें पूछा बायोग्राफी कौन सी, तो नोट पूछा है, नहीं है। तो दीपवंश नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर करेक्टली में। देखो, ये ट्रेवलर है, दुनिया के अलग अलग देशों से आते हैं और इन ट्रेवलर्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, कौन सा किस देश से आता है। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मार्को पोलो है, इब्न बतूता है, निकितीन है और सैयद अली रईस है। आपको यहां देखना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। क्या है?
करेक्ट आंसर कौन सा है? क्या ये सही मैचिंग हो रहा है? जी हां, देख लेते। मार्को पोलो आपको पता है 13 सेंचुरी में इटली से आया था। जी हां, इसने दुनिया के चाइना से लेकर कई देशों की यात्रा की थी। वेनिस शहर, वेनिस मतलब इटली का ही निवासी था मार्को पोलो, जिसने रानी रुद्रमा देवी के बारे में बताया था। ये बिल्कुल सही मैच है। इब्न बतूता आप पढ़ते ही हो, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को से इंडिया आया, 1333 की बात है। इसको दिल्ली का काजी बनाया था। इसने बुक लिखी किताबुल रहला, तो ये भी सही है, ये भी दोनों करेक्टली मैच है। निकितीन रशिया से आया था, बिल्कुल आया। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप पढ़ते तो निकितीन का नाम आता है। सैयद अली रईस टर्की से आया, बिल्कुल सही है। चारों ही मैच करेक्टली सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1 2 3 4 तीनों ही सही जा रहे हैं। इसलिए ट्रेवलर कौन कहां से आया है वो भी याद रखना। आंसर सी बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैन इंक्लूड इन द अग्नि कुल राजपूत? जी हां, यहां पूछा गया इनमें से 4 जो गोत्र है, इनमें से कौन से अग्निवंश राजपूत माने जाते हैं? जी हां बच्चों, हम पढ़ते हैं इतिहास में कि राजपूतों की जो वंशावली वो सूर्यवंशी होते हैं, जिनको रघुवंशी भी कहा जाता है। ठीक है, भगवान सूर्य से, इक्ष्वाक ऋषि से तब से लेके भगवान राम से तब से वंशावली चल रही। दूसरी वंशावली मानी जाती है चंद्रवंशी। ठीक है, जो चंद्रमा के बिहाफ पर यह वंशावली मानी जाती है। और तीसरी जो वंशावली मानी जाती है वो अग्निवंश होते राज। तो इसी तरह के 36 कुल होते हैं राजपूतों के। उनमें से मध्यकाल में अग्निवंश राजपूत जो रहे वो कौन है? और ये पृथ्वीराज रासो में इस बात को चंद्रबरदाई ने लिखा है, स्पष्ट लिखा है। ठीक है, तो कौन है बच्चों? पृथ्वी, ये प्रतिहार्स, चालुक्य, परमार और चहमान यानी चौहान। ठीक है, तो ये हम जब पढ़ते तो बिल्कुल ये चारों ही जातियां जो रही हैं, ये चारों ही कुल ऐसे रहे जो अग्निवंश माने जाते हैं। वशिष्ठ मुनि ने माउंट आबू पर यज्ञ किया और उसमें 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई, चौहान, परमार, चालुक्य और प्रतिहार। जी हां, बिल्कुल सही है। चारों ही जाति अग्निकुल वंश माने जाते। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? सी। 1 2 3 4 सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? बिल्कुल हम जानते, हुमायूं नामा बायोग्राफी ऑफ कौन? हुमायूं, बाबर का बेटा, अकबर का पिता हुमायूं नामा। तो किसने लिखा? हम जानते कि उनकी जो स्टेप सिस्टर थी गुलबदन बेगम, जी हां, उनकी जो सोतेली बहन थी गुलबदन बेगम ने इसको लिखा था। ये कई बार आता है, इजी, ऐसे इजी क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना इस लेक्चर में। ये 5 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, इनको ऐसे ही याद रखना है आपको। मिलते बहुत जल्दी। लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बच्चों तक पहुंचाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।